हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है सबके? गुड आफ्टरनून। हाँ जी, कैसी चल रही है पढ़ाई? सबसे पहले ये बता दो। ऑल राइट, मैं दिखाई दे रही हूँ सबको? एवरीबडी कैन सी मी? वेरी गुड आफ्टरनून। तो भाई एग्जाम बिल्कुल पास है और दिल में हो रही है धुक 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 धुक। और सबको लग रहा होगा कि मैम पेपर कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मन में हमेशा एक आशा रखो कि हमने मेहनत की है तो वो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगी और हमारी मेहनत बिल्कुल सार्थक होगी। बोलो हाँ या ना? यस। मुझे पता है तुम्हारी प्रेपरेशन बहुत औसम चल रही है। और प्रेपरेशन से भी ज्यादा तुम्हारा जो माइंडसेट है वो बहुत औसम है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि तुमने इतनी एफर्ट करी। अब आज तुम्हारी जो केक है वो बन चुकी है। बट केक के ऊपर आइसिंग करने के लिए तुम्हारे से मिलने आए हैं एक बहुत ही स्पेशल तुम्हारी सीनियर। शी इज none other than ऋषिका दीदी। शी वॉज 8th रैंक इन एमपी। मतलब जो एमपी की टॉप 10 लिस्ट होती है ना, उसमें शी वॉज 8th रैंक एंड शी वॉज फर्स्ट रैंक इन पूरा भोपाल। इतने सारे स्कूल है भोपाल में। भोपाल इन एंड अराउंड मिला के 500 प्लस स्कूल्स में शी वॉज फर्स्ट रैंक इन कॉमर्स डिवीजन। एंड दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो आई हैव इनवाइटेड हर कि वो तुमसे बात करें और तुम्हें ये बताएं कि जब हम अपना इन जनरल अकाउंट्स इको बिजनेस जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं उनको जब हम प्रेजेंट करते हैं पेपर में तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो बहुत ही ध्यान से इस सेशन को अटेंड करना, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। और उसके बाद ये सेशन की लिंक भी तुम मुझको मालूम है मुझसे बाद में बोलोगे कि मैम प्लीज लिंक दे दीजिए ताकि हम बाद तक देख सकें। तो आई नो तुम्हारे लिए वो बहुत काम की मीटिंग है। तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ कि तुम्हारे कोई मित्रगण दोस्त भी जो ये क्लास मिस कर गए हो तो उनको फटाफट वाला फोन लगाओ कि मैम बोल रही है जल्दी जल्दी क्लास में आओ। लाइव की बात तो लाइव की ही होती है। यस एवरीवन, ओके। तो फटाफट देखो कि मीटिंग में कौन कौन है और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि जल्दी से ज्वाइन करें सो दैट वी कैन हैव अ ग्रेट सेशन। सो मेरी तरफ से तुम्हें ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और जहां चाहा है वहां रहा है। अगर आपने मन में सोचा है कि मेरे को इतना परसेंटेज लाना है और आपको जैसा बताया जा रहा है आपने वैसा कर लिया तो लाइफ इज झिंगा लाला। इसके अलावा तुम्हें हमारी टीम ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दिए ही हैं। अनिल सर ने बड़ी मेहनत करके अकाउंट सीखो बिजनेस सारे ही सब्जेक्ट से तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। पेपर दिलवाने की जरूरत ही नहीं है बेटू। वो जो हमने क्वेश्चन पेपर दिए है ना इंपॉर्टेंट, उसी के आसपास पेपर आएगा। और हमारे किसी भी बंदर को अभी तक वो पेपर नहीं मिले हैं कि मैम ने कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनिल सर ने कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं। तो आप कृपया करके इस क्लास के बाद उसी व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे नंबर पे संपर्क करें कि मैम मुझको प्लीज वो दे दीजिए सैंपल पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, स्टार्ट करें एवरीवन। बोलो भाई क्या बोलती क्राउड? कितने नंबर लाने हैं? परसेंटेज लिख के बता दो। फटाफट परसेंटेज लिख के बताओ कितना परसेंट। अरे यार क्या शानदार भैया, चलो शुक्र है 100 ही लिखा। शुक्र है शुक्र है। शुक्र है आपने 100 ही लिखा और 200 नहीं लिख दिया कि 100 में से मेरे को 200 लाने हैं। ठीक है, चलो ओवर टू यू, ओवर टू ऋषिका जी। शी इज अ वेरी वेरी नाइस स्टूडेंट और हमारे एपीटी में भी शी क्लियर्ड हर सीए फाउंडेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड नाउ शी हैज रिसेंटली गिवन हर सीए इंटर एंड अपनी मेहनत बुजुर्गों के आशीर्वाद और तुम्हारे दुआओं से शी विल क्लियर दिस टाइम। सो लेट अस हियर टू ऋषिका जी। कैसे हैं सभी? सबसे पहले तो थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम ऋषिका जैन। कैसे हैं आप सभी? मैम हैज ऑलरेडी गिवन अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सक्सेस कभी भी एक सिंगल पर्सन की नहीं होती है। सक्सेस हमेशा एक पर्सन से नहीं आती है। देयर आर ऑलवेज सम अदर पर्सन हु आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू टू सपोर्ट यू। So I would like to thank my school teachers from Government Subhash Excellence and my academic guide Ankur Jain sir who has supported till my exam and now as well. So without wasting time, let's start our session. Just wait a second. Screen is visible to all. तो
आप सभी की पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो चुकी है, सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, पर जो हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका होता है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है एग्जाम में। हम स्कोर कितना बेहतर कर सकते हैं हमारा प्रेजेंटेशन डिफाइन करता है, क्योंकि एग्जाम में आंसर्स तो सभी लिखते हैं, पर व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इज योर प्रेजेंटेशन। So let's comes to our presentation tips. First, use flowcharts as much as possible in 3 or 4 marks question. I am showing you one example. See this क्वेश्चन अगर जैसे दिया है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। ये एक आइडल प्रेजेंटेशन है आंसर्स का। मैं आपको अभी एक एग्जाम कॉपी भी दिखाऊंगी मेरी। तो सबसे पहले ट्राई करना, अगर जो भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी पूछा है, अगर आपको उसका मीनिंग पता है, वो हम 2 या 3 लाइन में उसका मीनिंग डिफाइन करें, देन हम कैरेक्टरिस्टिक पे आए। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक के जो हमारी हेडिंग रहती है, हम उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जो हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं उसमें हमें 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसे स्केल से ही बनाएं, वो प्रॉपर पेंसिल से बनना चाहिए। आप उसे पेन से भी बना सकते हैं। बट एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, क्लियर दिखना चाहिए। जैसे मैंने भी पेन से ड्रॉ किया है डायरेक्ट, इसमें कुछ भी देखो, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा कि आपको समझ नहीं आ रही चीजें। देन जो हमने हेडिंग्स लिखी है उसे हमें एक्सप्लेन करना है। एक चीज का हमें ध्यान रखना है फ्लो चार्ट बनाते टाइम, कि जो हमने फ्लो चार्ट में पॉइंट्स लिखे हैं हमारी हेडिंग, वो हमें डिफाइन करना जरूरी है। हम ऐसा नहीं कर सकते जो हमने हमारे फ्लो चार्ट में पॉइंट्स लिख दिए, हमने पीछे कोई और से पॉइंट्स डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो ट्राई करना कि 4 मार्क्स क्वेश्चन में तो हम फ्लो चार्ट बनाए ही। अगर आप ऐसा प्रेजेंट करते तो आई एम 100% श्योर यू विल गेट फुल मार्क्स। नाउ सेकेंड थिंग इज, जो डिफरेंस बिटवीन वाले हमें क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी डिफरेंस बिटवीन वाले हमें क्वेश्चंस आते हैं, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम स्टार्ट उसके मीनिंग से करें। जिन भी चीजों के बारे में हमें डिफरेंस पूछा है, उसके बाद हम डिफरेंस पे आए। और जब भी हम डिफरेंस लिखते हैं तो बेसिस ऑफ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस है, हम उसका भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं। उसके बाद हमें ये जो डिफरेंस है, वो हमें इस फॉर्मेट में करना चाहिए, टेब्यूलर फॉर्मेट। आप सभी को बताया ही होगा सर ने। सबसे पहले एक सीरियल नंबर का प्रॉपर आना चाहिए, उसके बाद हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस आना चाहिए, उसके बाद जो हमारा जिसमें डिफरेंस करना है, ए पार्ट और बी पार्ट, वो प्रॉपर आना चाहिए। अगर आप ऐसे डिफरेंस बिटवीन करेंगे तो आप आराम से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इसमें भी। अब इस चीज में ये होगा कि हम मीनिंग को भी डिफरेंस बिटवीन में लिख दें। मीनिंग को वैसे तो डिफरेंस बिटवीन में नहीं लिखना चाहिए, पर इन केस अगर एग्जाम में आपको कोई पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं या कुछ भी ग्लिच हो रहा है, तो आप फिर मीनिंग को भी डिफरेंस बिटवीन के टेबल में लिख सकते हैं। एल्स आपको मीनिंग अलग से ही लिखना चाहिए, उसके बाद ही डिफरेंस शुरू करना चाहिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। Next thing is question number. In your answer sheet, you should write question number clearly. जो आपका क्वेश्चन नंबर है बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। ऑल्सो ये मेरी ही एग्जाम की कॉपी है अकाउंट्स की। जो हमारी कॉपी रहती है, हम ट्राई करें कि उसमें लेफ्ट अलाइनमेंट पे लिखें। ये हमारी कॉपी को ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाता है। इसके बाद सीक्वेंस, जो हमारे क्वेश्चंस की सीक्वेंस रहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर हमें ट्राई करना चाहिए कि जो हमारा पेपर है वो हम उसी सीक्वेंस में फॉलो करें। अगर जहां तक हो और कोई क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा पार्ट नहीं भी बनना, तो हम उसके लिए अपने हिसाब से स्पेस छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। पर सीक्वेंस को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। या आई विल शेयर दिस इन योर ग्रुप आफ्टर माई क्लास। नेक्स्ट, ट्राई टू अटेम्प्ट फुल पेपर। अरे भाई, अब अपना पेपर तो देखो, बड़ा तो कई बार आ जाता है और कई बार नहीं भी आता है, पर हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपना पेपर पूरा ही अटेम्प्ट करें। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमें पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए। हमारे पास हमारा ब्लूप्रिंट है कि हमारा पेपर कैसा आने वाला है, तो हम किस क्वेश्चन में कितना टाइम देंगे।
अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी बता दूं कि हमें पेपर में किस तरीके करना है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अभी बता दूंगी। ओके। फिर आती है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, हमें उनका हमें कंप्लीट फॉर्मेट बनाना चाहिए अकाउंट्स में। जैसे कि सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, तो सबसे ऊपर इधर ये आना चाहिए हमारा, जो हमारी कंपनी है उसका नाम आना चाहिए। उसके बाद जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसका प्रॉपर नाम आना चाहिए, ये नहीं कि हमने शॉर्ट में लिख दिया है। उसके बाद हम जिस ईयर के लिए बना रहे हैं हमारा वो आना चाहिए, डेबिट क्रेडिट एवरीथिंग शुड बी इन योर कॉपी। फिर उसके बाद लास्ट में जो टोटल किया उसे डबल अंडरलाइन से हमें मार्क करना है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट में हम जो भी वर्किंग नोट बना रहे हैं वो बिल्कुल क्लियरली समझ आ आता है। जैसे अब मैं वर्किंग नोट के आपको 3 रूल बताऊंगी कि आपको वर्किंग नोट में क्या करना है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं साथ साथ। वर्किंग नोट के 3 रूल होते हैं। सबसे पहले जो हमारा वर्किंग नोट है उसका पहला रूल होता है कि उसका नंबर प्रॉपर होना चाहिए। जो नंबर हमारा जो वर्किंग नोट रहता है उसका जो हम नंबर लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा नंबर 1, ये प्रॉपर लिखा होना चाहिए। अब नेक्स्ट थिंग है वो है हमारा हेडिंग ऑफ वर्किंग नोट। जो भी हम हमारे वर्किंग नोट में बताना चाह रहे हैं वो प्रॉपर लिखी होना चाहिए, ताकि जो चेकर है उसे आराम से समझ आ जाए कि ये किस चीज का इधर वर्किंग नोट कर रहे हैं। और जो लास्ट थिंग होती है कि इसका रेफरेंस होना चाहिए हमारे मेन क्वेश्चन में, जो भी हमने पर्टिकुलर आइटम निकाला है वो उधर लिखा आ जाए। इज एनीथिंग डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर? आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। या आई एम शोइंग द टाइम मैनेजमेंट, जस्ट वेट। नाउ कम टू टाइम मैनेजमेंट। आई एम जस्ट राइटिंग द टाइम मैनेजमेंट फॉर यू। सबसे पहले हमारे पास 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं। हमें ट्राई करना चाहिए कि ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं हम उसको अपने 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लें। हमारे पास टोटल 180 मिनट्स रहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के होते हैं, और वो आते हैं टोटल 10। तो 2 × 10, ये हमारे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हम 5 मिनट इच दे सकते हैं हर क्वेश्चन को। तो टोटल यहाँ हमारा हो गया 50 मिनट्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि 4 आते हैं। तो ये टोटल होगा हमारे 12 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें हमें ट्राई करना चाहिए कि हम 10 मिनट दें हर क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखने के लिए। तो यहाँ हमारा ये टोटल हो जाता है 40 मिनट्स का। आप लोग भी साथ साथ नोट करते जाइए। उसके बाद आता है लास्ट में 4 मार्क्स क्वेश्चन, और ये भी 4 आते हैं। तो टोटल हमारे यहाँ 16 मार्क्स का आता है। और ये जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें आप चाहें तो 15 मिनट इच क्वेश्चन दे सकते हैं। तो टोटल हमारा कितना होता है? 60 मिनट्स। तो टोटल यहाँ हमारा कितने हो गए? ये हमारे हो गए टोटल 170 मिनट्स
और अभी भी हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारा पेपर 10 मिनट पहले हो जाए, जहां तक हम, ताकि हमारा पेपर छूटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये सभी ने नोट कर लिया? वेटिंग फॉर योर आंसर। अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ूं। आप लोग को कुछ डाउट है इसमें, या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? और जो वर्ड लिमिट की बात है, वर्ड लिमिट जो दी रहती है उतना ही लिखना चाहिए वैसे। मतलब जो वर्ड लिमिट है, ऐसा नहीं रहता है कि एग्जैक्ट जितने वर्ड्स बोले उतने ही हो, पर हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जितने भी मार्क्स दिए हैं उसके हिसाब से ही। लेकिन मैं भी आपको मेरी एग्जाम की कॉपी दिखाती हूँ अकाउंट्स की, जिसमें मैंने 97 मार्क्स स्कोर किया है, तो आपको समझ आ जाएगा कितना किसमें लिखना है। आंसर को हाईलाइट आप नॉर्मल पेन से, जिस पेन से लिख रहे हैं उसी से डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। आंसर की जो हेडिंग रहती है उसको, अगर आप कोई बीच में आंसर में कोई कीवर्ड आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप सिंगल लाइन से कर सकते हैं। वैसे आपको हाईलाइटिंग जो आंसर के बीच में रहती है उसे अवॉइड करना चाहिए। आई एम शोइंग यू माई एग्जाम कॉपी, माई अकाउंट्स कॉपी, जिसमें मैंने 97 मार्क्स स्कोर किया है। सबसे पहले देखो, इसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को आप लोग से भी मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि एक एक लाइन छोड़ के बिल्कुल प्रॉपर आंसर, उसका ऑप्शन प्रॉपर लिखें, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो चेकर को आपकी कॉपी देखने में। जिनकी राइटिंग अच्छी है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिनकी नहीं भी अच्छी है वो भी प्रॉपर स्पेस्ड आउट लिखें, ताकि उसमें दिक्कत ही ना हो चेकर को पढ़ने में। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये पूरे ऑब्जेक्टिव ऐसे लिखे हुए हैं। ये वन वर्ड आंसर्स हैं, ट्रू फॉल्स। देन कम टू शॉर्ट आंसर। मैं यही कह रही हूँ, जैसे अभी 2 मार्क्स का है तो हमें इसमें 7 से 8 लाइन लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। जैसे जितने भी आंसर्स है मेरे शॉर्ट आंसर्स, आप देखिए, अगर आपने प्रॉपर लिखे हैं और 7 से 8 लाइन में भी लिखा है तो आपको उसमें मार्क्स इनफ मिले हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट आंसर है। उसके बाद उसके आगे 3 मार्क्स क्वेश्चन है। 3 मार्क्स क्वेश्चन ये पूछा है, न्यूमेरिकल पूछा है। ट्राई करना अकाउंट्स में जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो एक वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो चेकर की एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप 1 या 2 न्यूमेरिकल तो अटेम्प्ट उसमें करें। वैसे ऐसा तो नहीं रहता है कि पूरा आंसर गलत हो जाता है। अगर गलत है तो मार्क्स कट जाएंगे। अगर थ्योरी क्वेश्चन है उसमें अगर आपका थोड़ा बहुत सही है तो उसमें आपको स्टेप मार्किंग मिल सकती है। हाँ, पर अकाउंट्स में न्यूमेरिकल में ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल में मिस्टेक कर दी तो उसमें शायद पूरे मार्क्स कट जाते हैं। हाँ, मैं ये आंसर शीट भी शेयर करवा दूंगी। जस्ट वेट, आई एम रीडिंग योर डाउट्स। 2 मार्क्स के आंसर में चार्ट बनाना जरूरी नहीं है, और चार्ट बनाना जरूरी नहीं है, पर मैं ये चाहती हूँ कि आपकी कॉपी मोर प्रेजेंटेबल लगे। जो चेकर रहता है वो सबसे पहले आपकी कॉपी को देखता है तो उसे बिल्कुल साफ सुथरी और एकदम प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, क्रिएटिविटी दिखना चाहिए आपकी कॉपी में, क्योंकि आंसर्स तो सभी लिख रहे हैं।
पर जो आप चार्ट्स बनाएंगे अपने यूनिक तरीके से, वो आपकी कॉपी को कुछ अलग बनाएगा दूसरों की कॉपी से। कुछ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग जाए। देखो, टाइम मैनेजमेंट वही होता है जो मैंने आज तुम लोग को बताया है। अब मैं इस चीज में ये बोलूंगी कि जैसे मैंने बोला है कि 5 मिनट लगना चाहिए 2 मार्क के क्वेश्चन में, और 10 मिनट लगना चाहिए 3 मार्क के क्वेश्चन में। अगर ऐसा हो रहा है कि आपने 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट किया है और उसमें आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर 10 मिनट हो चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब इसमें 1-2 मिनट और लगेगा, तो तुम उसे वहीं कर लो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है इसमें और ज्यादा टाइम लग रहा है, तो तुम उसको वहां पे थोड़ी स्पेस छोड़ दो और आगे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। क्योंकि क्या है, पेपर छूटना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात ये रहती है। तो इसलिए हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, तो ट्राई करना, जो भी हमारी टाइम लिमिट है शुरुआत से ही बिल्कुल स्पीड में लिखना, ताकि कहीं भी कोई गैप ही नहीं आ पाए। पर मैंने ये चीज आपको बता चुकी हूँ कि जितना भी मैंने टाइम दिया है उसी टाइम को फॉलो करेंगे तो आराम से आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और 10 मिनट पहले हो जाएगा, तो जो आपने चीज छोड़ी है जिसके लिए स्पेस, वो आप आखिरी के 10 मिनट में कर सकते हैं। लैंग्वेज कोई नॉर्मल रहना चाहिए। अगर आपने समझा है बहुत अच्छे से क्लास में, तो आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन रीड करवा देती हूँ। जैसे यही 15 शॉर्ट क्वेश्चन है, वो इसमें ये पूछा था, व्हाट इज करेंट रेशियो। करेंट रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन द करेंट एसेट एंड द करेंट लायबिलिटी। बिल्कुल जनरल चीज है ये। इट इज कैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल क्लियर चीज है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट लैंग्वेज ही नहीं है। जो हमने समझा है वही हमने इसमें लिख दिया है। फिर द आइडल करेंट रेशियो इज कंसिडर्ड एज 2:1, और उसका फॉर्मूला लिख दिया। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट है ही नहीं, और देखो पूरे फुल मार्क्स में है। लैंग्वेज स्पेसिफिक कुछ है ही नहीं इसमें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ऐसा नहीं रहता है। वैसे तो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसके ऑप्शन में थ्योरी रहता ही है। पर ट्राई करना कि जो भी अकाउंट्स जैसा अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक या दो तो अटेम्प्ट करें ही। ऐसा ना हो कि सारे थ्योरी ही अटेम्प्ट कर दिया हो। अगर आपने सिर्फ थ्योरी ही करी, मार्क्स तो आ जाएंगे, पर मैं क्या चाह रही हूँ कि आप एक या दो न्यूमेरिकल अच्छे से करें, आप कुछ प्रैक्टिकल अच्छा कर लें अपना। हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए अभी ये इम्पोर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्टिव तो वैसे आपके पास और भी राइटर्स की बुक होगी, पर मैं एमपी बोर्ड के लिए बोलती हूँ कि जो राठी की बुक आती है अकाउंट्स में और बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में, आप उनके पूरे एमसीक्यू अच्छे से करके जाएं। आपको शायद उसमें फिर आपको सामने दिख भी जाए, कुछ क्वेश्चन राठी से डायरेक्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो अगर आपके पास नहीं हो तो कोई दोस्त के पास हो तो उसका प्रिंट आउट लेके कर लें। पर राठी के ऑब्जेक्टिव में प्रिफर करूंगी, राठी की जो बुक आती है उसमें। अब ये शॉर्ट आंसर है, आप देखिए डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन पूछा है। मैंने जैसा आपको बताया है मैंने वैसा ही किया है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डिवेल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट में डिफरेंस पूछा है, मैंने उसी को पहले मीनिंग बताया उसका, और उसके बाद बेसिस ऑफ डिफरेंस बताया है। हाँ, और चार्ट बनाने में ऐसा नहीं करना है कि हमें एक क्वेश्चन में ही इतना टाइम दे दिया कि हम दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए चार्ट भी टाइम को देखते हुए हमें बनाना है। पर ट्राई करना है कि हम 4 मार्क क्वेश्चन में चार्ट तो बनाए ही। जैसे ये देखो, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें मैंने ये चार्ट बनाया है। चार्ट बनाने से पता है क्या बेनिफिट होता है, हमारे आंसर की लेंथ बढ़ जाती है। ये आप वहां यूज कर सकते हो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, जहां आपको कंटेंट थोड़ा याद नहीं आ रहा है या किसी चीज में आप लिख नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप चार्ट बना देते हैं तो उससे क्या, हमारी स्पेस थोड़ी फिल हो जाती है कॉपी की। ये उसके बाद मैंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया सिंपली। उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था तो मैंने वो अटेम्प्ट किया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा न्यूमेरिकल ही कर लें, पर ट्राई करना कि न्यूमेरिकल एक या दो तो अटेम्प्ट करें। ये लास्ट क्वेश्चन फुल मार्क्स मिले इसमें भी। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 मार्क्स।
देखो, ओन लैंग्वेज जो रहती है वो नॉर्मल, हम अगर इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। और जो बुक की लैंग्वेज है उसे कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बुक की लैंग्वेज एग्जैक्ट लिखें, जो हमने समझा है हम उसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर नहीं आता तो हम उसमें क्या करें, अगर प्रॉपर नहीं आता है तो जो भी आपने उसके बारे में पढ़ा है एटलीस्ट हम वो लिखें। उसके आपको कुछ पॉइंट्स याद आ रहे हैं तो आप उसमें एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, वो बेहतर होगा। उसमें आपको फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगी, उसमें आपको जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 या 2 नंबर ऐसे मिल सकता है। चेकर पे डिपेंड करता है चेकर क्या चाहता है आपकी कॉपी से। हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक टिप नहीं है। इंग्लिश में तो आपकी जो बुक आपको दी है, मैं तो बोलूंगी जो अपनी एनसीईआरटी की बुक आती है हमारे एमपी बोर्ड में, हमको वो ही पूरी फॉलो करना है। उसमें जितने क्वेश्चन है वो प्रॉपर कर लो और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है हिंदी और इंग्लिश में। अगर डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, तो 3 पॉइंट तो आपको मिनिमम लिखने ही है। और अगर आपके पास और भी टाइम बच रहा है तो आप उसे 4 या 5 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं 3 मार्क क्वेश्चन में। और 4 मार्क क्वेश्चन में आप आराम से 6 या 7 पॉइंट अगर आपको आते हैं और आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हैं। ब्लैक ब्लू दोनों पेन यूज कर सकते हैं, प्रिफर करो कि आप सिर्फ सिंगल पेन यूज करो, टाइम वेस्ट होता है क्योंकि उसमें। हाँ, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले अगर 5 लाइन में खत्म हो जा रहे हैं तो इनफ है। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि 7-8 लाइन में ही जाना चाहिए, पर आप थोड़ी अपनी राइटिंग को वैसा कर लो ताकि आप उसको थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड कर पाओ। बिजनेस में एक्स्ट्रा क्या करें कि एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। देखो, बिजनेस स्टडीज के लिए यही टिप है, वो एक थ्योरी सब्जेक्ट है तो मैंने आपको बताया है आंसर प्रेजेंट करने का तरीका। जो 4 मार्क्स क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसा प्रेजेंट करें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। जैसे इसमें पूछा इफेक्टिव प्लानिंग क्या है और कैरेक्टरिस्टिक क्या है इफेक्टिव प्लानिंग की, तो प्लानिंग का पहले मीनिंग लिख दिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को फ्लो चार्ट इतना बड़ा कर लिया कि एक पेज मेरा यहीं कवर हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप ये देखो, इससे आप अगर ऐसा प्रेजेंटेशन फॉलो करेंगे तो आपको बिजनेस में भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। और बिजनेस में मैं आपसे ये कहूंगी कि आप जितने भी दिन बचे हैं आप ट्राई करें कि कुछ जो पॉइंटर्स वाले आंसर उसके पॉइंट्स पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर ले। भाई उसके अंदर का जो लिखा है वो जरूरी नहीं है कि आप वैसा ही लिखें, वो जरूरी नहीं है जो अंदर लिखा है वो आप वैसा ही लिखें, पर ये जो पॉइंट्स है आप ट्राई करें कि आप लर्न कर लें। ये भी आप अपने मन से लिख सकते हैं अगर आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स आते हैं, पर प्रिफर करो जो बुक में पॉइंट्स लिखे हैं उससे हम मैक्सिमम लिखें। अगर कॉपी भर जाएगी तो एक्स्ट्रा शीट मिलेगी। ऐसा कुछ रूल है क्या, मुझे अभी ऐसा पता नहीं है, हमारे टाइम तो हमें एक्स्ट्रा शीट मिलती थी। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं आपको फिर यही कहूंगी कि अगर कॉपी, मुझे इसके बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है कि आंसर शीट फिल हो जाएगी तो उसके बाद मिलेगा नहीं, तो इसमें ये प्रेफर करो आप लोग कि 4 मार्क्स क्वेश्चन में ट्राई करो कि आप फ्लो चार्ट बनाओ। लेकिन अच्छा, कॉपी मिलेगी, कुछ लोग लिख रहे हैं मिलेगी, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं मिलेगी। ठीक है, जो भी है मैं आपसे यही कह रही हूँ कि मैंने 4 और 3 मार्क्स में बोला है, तो 4 मार्क्स में ट्राई करो कि बन ही जाए फ्लो चार्ट। और 2 मार्क्स में तो कोई नीड ही नहीं है। और 3 मार्क्स में अगर आपको आंसर्स में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि हम आंसर हमारा पूरा जितना वर्ड लिमिट बोली नहीं हो पा रहा है, तो फ्लो चार्ट यूज कर लो, एल्स मत करो अगर ऐसे कॉपी की कोई लिमिटेशन है। इकोनॉमिक्स में भी आप आंसर्स देखो, आपको थ्योरी ही आएगा तो आप ऐसे प्रेजेंट करें प्रॉपर। और अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो एकदम क्लियरली डिफाइन करें न्यूमेरिकल को। जैसे ये मेरा एक करंट रेशो का है तो ये देखो, प्रॉपर पहले इसमें सबसे ऊपर हमने करंट रेशो पूछा तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला, ऐसे ही आप इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। हर एक चीज का नेट करंट असेट का फॉर्मूला लिख के पहले करंट असेट निकाला है, उसके बाद करंट लाइबिलिटी निकाला है और देन करंट रेशो लिखा है। और उसके बाद एक ये भी डाला है कि करंट रेशो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा। और उसके बाद हम और अपना आंसर को स्पेसिफिक कर सकते हैं कि नोट डाल दें
हमें पता है आइडल करंट रेशो 2:1 होता है। तो जो करंट रेशो है यहाँ 2:1 से ज्यादा है, मतलब जो कंपनी है उसकी सॉल्वेंसी पावर अच्छी है। जब पेपर अगर मिल जाए पहले तो उसको स्टार्टिंग में ही पूरा पढ़े। स्टार्टिंग में एक काम करो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव खत्म कर दो। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो क्वेश्चंस पे जाओ पढ़ने के लिए, क्योंकि जितनी बार हम क्वेश्चन लिखते हैं उतनी बार भी हमें पढ़ना ही पड़ता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप सबसे पहले जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पूरे मार्क ऐसे एकदम डॉट लगा लो अपने पेपर पे, ताकि टीचर को भी नहीं दिखे, बिल्कुल दिखे नहीं ऐसा डॉट। तो जैसी आपको कॉपी मिलती है तो आप उसमें स्पीड में अपने एमसीक्यू के आंसर लिख पाए। एक मिनट में आप सभी की डाउट देख रही हूँ। गुड राइटिंग का बेनिफिट तो रहता है, कॉपी अच्छी साफ सुथरी दिखती है तो मार्क्स गेन करने के लिए गुड राइटिंग तो अच्छी बात होती ही है, उससे तो मिलता ही है बेनिफिट। बट ऐसा नहीं है कि जिसकी राइटिंग थोड़ी मतलब अच्छी नहीं है तो उन्हें नहीं बेनिफिट होगा। वो भी स्पेस्ड आउट लिखें, एकदम पास पास नहीं लिखे जिनकी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अरे इतने दिन में पढ़ के रैंक पॉसिबल, तुम कैसी बात कर रहे हो कि सिर्फ 94% पॉसिबल है। इतने दिन को अपने प्रॉपर प्लान करो कि इतने दिन बचे हैं, हर एक दिन में मुझे कितना पढ़ना है, हर एक दिन में किस चीज को कितना फोकस करना है, क्या हमारा वीक एरिया है क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है। आराम से तुम 94 के तुम तो रैंक ला सकते हो। कहाँ तुम लोग ये 90+ सिर्फ सोच रहे हो, रैंक की भी सोचो भैया। कितने आवर्स पढ़ना चाहिए? देखो भैया एग्जाम टाइम में तो सिर्फ पढ़ना चाहिए, बाकी सारी चीज छोड़ के। हाँ बिल्कुल, स्लीप तो बिल्कुल प्रॉपर लेना ही है, 6 घंटे की तो लेना ही लेना है कंपलसरी नींद। लिखने की स्पीड स्लो है तो एक काम करो, अ, तुम पेपर सॉल्व करो अभी टाइमर लगा के, उससे तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होगी। कुछ नहीं है, राइटिंग स्पीड के लिए तो सिर्फ एक ही चीज है कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ये होगा। अगर मैथ्स है तो प्रायोरिटी में किस सब्जेक्ट को दूं? देखो अगर मैथ्स है तो भी तुम अकाउंट्स, तो देखो मेन सब्जेक्ट तो अकाउंट्स को साथ साथ पढ़ो ही, और मैथ्स को भी कर सकते हो स्पीड में। मेरा भी मैथ्स ही था, तो मैंने तो अकाउंट्स बिजनेस और मैथ्स में तीनों को ही इक्वल पढ़ती थी। इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल जितने बेटा एनसीईआरटी में है ना, एनसीईआरटी को पहले फुल कंप्लीट कर लो, उसमें से ही उस जो क्वेश्चंस रहते हैं उसी के आसपास आते हैं। मैथ्स में भी मैं यही, जो हमारा स्टडी मटेरियल है एनसीईआरटी का उसको पूरा अच्छे से करो, उसके एग्जांपल्स बहुत अच्छे से करो। और किसी को कुछ डाउट है? देखो क्या फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड के, तो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में मेन अपना कॉन्सेप्ट ही काम आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप जो हमारा बुक्स हैं जितनी भी उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, जितनी भी है तुम्हारे पास, प्रायोरिटी देना कि राठी की बुक के तुम एमसीक्यू करके ही जा रहे हो। जो हमारी राठी की बुक रहती है उसके तो पूरे ही एमसीक्यू करके जाना है। अध्ययन वगैरह का मैंने यूज नहीं किया था, मैंने अपनी जो एनसीईआरटी है मेन उसका यूज किया था, प्लस जो हमारी राठी की बुक रहती है अकाउंट्स में बिजनेस में, और मैथ्स में तो मैंने फुल एनसीईआरटी किया था। रिवीजन करो, जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना करो, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी कर चुके हो और सैंपल पेपर भी। राठी बुक नहीं चलती है ऐसा नहीं हो सकता, राठी की बुक तो चलती है अकाउंट में, स्कूल में नहीं चलती वो मुझे नहीं पता, पर जो राठी की बुक आती है उसको आप परचेज कर लो या कोई फ्रेंड के पास हो तो उससे ले लो, उसके ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं।
हाँ, बिजनेस की भी राठी आती है। एडिशनल बुक अगर तुम्हारा पूरा हो चुका है और तुम्हारे पास इनफ टाइम है तुम्हारे रिवीजन के बाद, तो तुम पढ़ सकते हो। बाकी मैं ऐसा एडवाइस नहीं करूंगी कि अब नया मटेरियल उठाओ। जो तुम्हारा पुराना तुमने जिससे रिवीजन किया है उसी को यूज करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइव पीवाई की सॉल्व करें, बहुत अच्छी बात है। इनफ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने जो तुम्हें टिप्स बताई हैं, तुम अगर उन्हें यूज करोगे तो आई एम 100% श्योर कि तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। अरे तुम मेरी कॉपी देखो ना भाई, तुम्हें कैसे डाउट हो रहा है कि हम ऐसा लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। ये देखो मैंने कुछ नया किया है क्या? एक मिनट, ये देखो थ्योरी का क्वेश्चन है। तो मैंने तो 4 मार्क्स में पूरे ही इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चंस उठाए थे, न्यूमेरिकल। हाँ, ये देखो थ्योरी का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का है। इसमें देखो मैंने जो बताया बस वही करो। इसमें मैंने मीनिंग लिख दिया पहले, सबसे पहले जिसका भी डिफरेंस पूछा है। टेबुलर फॉर्मेट में मैंने मेरे डिफरेंस को लिखा है। कोई हार्ड एंड फास्ट लैंग्वेज नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश हमारी। ये देखो, ये 3 मार्क्स मिले हैं मुझे। इसमें क्या दिक्कत है? पूरा तो प्रॉपर जैसा मैं तुम लोग को फ्लो चार्ट यूज करोगे तो भी तुम्हारा आराम से हो जाएगा। आंसर की लेंथ बढ़ जाती है फ्लो चार्ट से। अगर तुम्हें आंसर लिखने में कोई दिक्कत आ रही है तो फ्लो चार्ट बना लो, उसके बाद उसके पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, तो तुम्हारा आंसर कंपेरेटिव बड़ा दिखता है उससे। फ्लो चार्ट मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बोला ही नहीं है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तो सिर्फ 7-8 लाइन इनफ है, उसमें तो लिखना ही नहीं है। एमपीवीएससी की साइट पे जो क्वेश्चन पेपर आते हैं पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए, पर मेरा ये मानना है कि अभी जितना हम पढ़ चुके हैं, हम नया मटेरियल ज्यादा इधर उधर का नहीं देखे। जो हमने पढ़ा है, जो यहाँ कोचिंग से आपको प्रोवाइड हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले उस पर फोकस करें और कुछ नया मटेरियल नहीं होगा। फॉर्मूला डेली रिवाइज करो, उससे अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। अभी भी इतना टाइम है कि अगर डेली रिवाइज करोगे तो एग्जाम तक आराम से हो जाएगा। परीक्षा बहुत पढ़ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि इसे नहीं पढ़े। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पढ़ सकते हो। वैसे मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ अपना स्टडी मटेरियल जो होता है एनसीईआरटी का वो, प्लस जो हमारा राठी की बुक मैंने एडिशनल ली थी अकाउंट्स में भी और बिजनेस स्टडीज में, मैंने वो ही प्रिपेयर की थी। और प्लस अपने नोट्स, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो अब कुछ भी अगर आप लोग को डाउट होता है तो आप मैम को मैसेज कर दें। मैं आपको और कुछ भी आपका डाउट होता है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ये आप सभी ने नोट कर ही लिया है, टाइम मैनेजमेंट ट्राई करना ऐसा हो। और नहीं भी हो तो पैनिक नहीं करना है। अब लुक एट दिस, you can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending। तो मैं आप सभी से बस अब यही कहूंगी कि आप पीछे का मत सोचो कि क्या हो गया, हम क्या नहीं कर पाए। पर अभी से शुरू करो, अभी भी इनफ टाइम है। तुम अभी भी आराम से 90+ स्कोर कर सकते हो, रैंक ला सकते हो। बस आप ये टिप्स को फॉलो करो, अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस रखो और कुछ भी बिल्कुल अदर मत सोचो। तुम आराम से अपने एग्जाम पे हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो। स्टेट मेरिट टारगेट रखो भाई। चलो एक बार हैंड रेस कर दो, कौन कौन स्टेट मेरिट टारगेट रखना चाह रहा है या 90+। अरे भाई स्टेट मेरिट के लिए हाथ तो उठा दो। अरे अपने टारगेट तो अपन को हाईएस्ट ही रखना चाहिए हमेशा। आराम से तुम लोग, तुमने इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है, तुम ये टिप्स को फॉलो करोगे, मैं श्योर हूँ कि मुझे एक ना एक स्टेट मेरिट आराम से मिल जाएगी। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई एम श्योर यू गाइस ऑल विल रॉक इन एग्जाम।
Is there any doubt? So I will also share one healthy or study routine for your further days before exam. If you want to follow or if you want, you can message to ma'am. I will share that. Okay. So all the best, everyone. अब की बार 90 पार. Okay. All the best. Thank you for a good listener. Now I am leaving. Thank you, everyone. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।